अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की सहूलत कारी में कदरे कमी तो आई है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत सहूलत कारी आज भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जिस तरह की ज़मानतें ले रही थी, उनको दे रही थी पीटीआई को होलसेल के हिसाब से, उस तरह ज़मानतें अब नहीं हो रही। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों की ज़मानतें भी हो रही हैं और सहूलतकारी भी हो रही है, और हुकूमत भी, रियासत भी अपना काम कर रही है। आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिल गया है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, और वो कुछ देर में शायद रिहा हो जाए, या ये व्लॉग जब आपके पास पहुंचा होगा, आप सुन रहे होंगे, तो उस वक़्त तक शाह महमूद कुरैशी शायद रिहा हो चुके हों। और ये भी हो सकता है कि उनको किसी और मुकदमे में भी फिर उठाया जाए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी कुछ देर पहले अडियाला जेल के बाहर पहुंची थी। उनको रिसीव करने के लिए शाह महमूद कुरैशी का वकील भी पहुंचा था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के अलावा भी चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही कि परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात फराहम की जाए। फिर इसी तरह कुछ और लोगों की शामत आ रही है। मतलब एक मुसीबत टल रही है, दूसरी मुसीबत, जिस तरह वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये वाला हिसाब है पीटीआई के लोगों के साथ। कि आज फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। फिर फरह गोगी और उसके हस्बैंड को नोटिस जारी कर दिया है नेब ने, और उनको बुलाया है, तलब किया है। 8 जून को उनको तलब किया गया है। उनसे पूछगाछ की जाएगी। उनकी डिटेल जो है, आमदन से ज़ायद असासे किस तरह बनाए हैं, 2018 में कितने थे इनके असासे जो इन्होंने शो किए थे, डिक्लेयर किए थे एफबीआर के पास, और अब 2021 में उनके पास कितने थे जब हुकूमत के आखिरी दिन थे पीटीआई हुकूमत के। तो ये बड़ा इनका जो आमदन इनकी इतनी नहीं है जितना असासे इन्होंने बनाए हैं। नेब ने पूरी डिटेल दी है, वो डिटेल भी शेयर करता हूँ इस व्लॉग में। लेकिन इसके अलावा भी बुशरा बीबी भी मुसीबत में है, मुश्किल में है। बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त पिटीशन दायर की है अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे ख़िलाफ़ मुझे पता चला है कि मुल्क भर में मुतअद्दिद किस्म के मुतअद्दिद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमा दायर किए गए हैं। मुझे पता ही नहीं, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया जा रहा कि मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन से मुकदमात कहाँ कहाँ पे दायर किए गए हैं। तो मुझे खौफ है, ख़दशा है कि मुझे किसी भी मुकदमे में जिसका मुझे इल्म नहीं होगा उसमें उठाया जाएगा। तो अदालत को इस्तदा की है कि एक तो अदालत मुकदमात की तफसीलात मांगे हुकूमत से, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, तमाम आईजीज़ को और एफआईए को उसमें पार्टी बनाया गया है। और ये कहा गया है कि जी इनसे तफसीलात मांगी जाए कि मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ताकि मैं ज़मानत करा सकूँ। ये दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। इसके अलावा भी जो लोग गिरफ़्तार हैं और रिहा भी हो रहे हैं, तो फिर उनको उठाया जा रहा है। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा हैं, वो आज अडियाला जेल से अभी कुछ देर पहले रिहा हुए, और बाहर पुलिस, पंजाब पुलिस खड़ी थी, और ये दूसरी दफ़ा रिहा हुए हैं, और दूसरी दफ़ा भी इनको उठाया गया। पहले भी उन्होंने मीडिया टॉक की, बाहर निकल के मीडिया के लोग खड़े थे, तो उन्होंने पूछा तो कैसा है मोराल, तो उन्होंने कहा मोराल ठीक है जी, एक पार्टी के साथ एफिलिएशन है, उसकी वजह से अगर उठा रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। तो पहले भी तो मुझे 2 दफ़ा इसी तरह ही रिहा हुआ हूँ, और जेल के बाहर से उठा लेते हैं। तो अभी भी सामने पुलिस वाले खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए खड़े हैं, इस्तकबाल करेंगे या उठा लेंगे, क्या करेंगे। तो वो जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि मेहरबानी करके गाड़ी में बैठें, और पुलिस के डाले में पीछे बिठाया गया, जिस तरह मुल्ज़मान को बिठाया जाता है, आम मुल्ज़मान को बिठाया जाता है। तो ये कर्नल रिटायर्ड हैं, यानी फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी, जिस तरह इमरान खान ख़ुद भी कहते रहे हैं कि रिटायर्ड फ़ौजियों की फ़ैमिलीज़ मेरे साथ हैं, जजेस की फ़ैमिलीज़ मेरे साथ हैं, और वो साबित हो रहा है। चीफ़ जस्टिस की सासू माँ और ये बड़े बड़े नामवर वकला, बड़े बड़े जजेस जो हैं, उनकी फ़ैमिलीज़, बेटियाँ, बीवियाँ, सासू माँ
پورا خاندان بیٹے عمران خان کے حامی تھے اور حمایت کر رہے تھے. اب یہ بڑی حیرانگی کی بات تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ رعایت کسی کے ساتھ نہیں برتی جا رہی، چاہے وہ فوجی گھرانے سے تعلق کوئی رکھتا ہو یا کسی جج گھرانے سے تعلق رکھتا ہو. جنرل آصف نواز ان کے ظاہر پوتی کو اگر اٹھایا گیا، پوتی ہے یا دوتی ہے جو بھی، لیکن نواسی ہے میرا خیال ہے، تو ان کے نواسی کو اگر اٹھایا گیا یا کچھ اور فیملیز بھی ہیں فوجی فیملیز جن کے بچوں کو یا جو ملوث لوگ ہیں جو اس میں سرگرم تھے عمران خان کے ساتھ، ان کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ رعایت کسی کے ساتھ بھی نہیں برتی جا رہی. اور کرنل ریٹائرڈ جو یہ جو ابھی میں نے نام بتایا اجمل صابر راجہ، ان کو بھی اڈیالہ جیل کے باہر سے پہلے رہا ہوئے ابھی کچھ دیر پہلے، اور ان کو پھر سے اٹھا لیا گیا اور پولیس ان کو لے کے گئی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اچھا، جناح ہاؤس جو جلایا گیا تھا اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو بریت ہوئی ہے، ان کو جو عدالت نے سہولت کاری کی، ان کو رہا کر دیا، اس کو بھی پنجاب حکومت نے چیلنج کیا ہے عدالت میں. کل میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ کیونکہ ان کا جو فینسنگ میں ان کا نام آ گیا ہے، ان کا ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہے، ریلی کی قیادت کر رہی ہیں. ریلی تو نہیں تھی، حملہ آوروں کی قیادت کر رہی تھی، حملہ کرنے میں پیش تھیں کرانے میں، حملہ کرانے میں، اور ان کو عدالت نے رہا کر دیا. تو عدالتیں اپنی تھوڑی بہت سہولت کاری ابھی بھی کر رہی ہیں، لیکن پہلے جیسی سہولت کاری کم از کم نہیں ہو رہی. اب عدالتیں کم ہوئی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی تو ظاہر تتر بتر ہو گئی ہے. عدالتیں بھی اب کیسے سہولت کاری اس طرح کر سکتی ہیں پہلے کی طرح، کیونکہ جب پی ٹی آئی نہیں رہی، پی ٹی آئی کا ہی حشر نشر ہو گیا اور پی ٹی آئی ختم ہو چکی تقریباً، باقی چند لوگ رہ گئے ہیں، عمران خان ہیں یا ان کے کچھ اور ساتھی رہ گئے ہیں. تو پتہ نہیں وہ کس امید پر بیٹھے ہیں، کیا سوچ کر بیٹھے ہیں، لیکن باقی تو لوگ ان کو دھڑا دھڑ چھوڑے جا رہے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ مذمت بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی سے تو کیا، سیاست سے ہی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. تو یاسمین راشد صاحبہ کے لیے عدالت میں حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی ثابت ہو چکا ہے، وہ موجود ہے، ویڈیو کلپس ہیں، ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس. تو عدالت ان تمام ثبوتوں گواہوں کے باوجود یاسمین راشد کو کیسے رہا کر سکتی ہے؟ تو اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے آج عدالت میں پنجاب حکومت کی جانب سے. میں آتا ہوں فرح گوگی کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں، کہ فرح گوگی کو اور ان کے ہسبینڈ کو 8 جون کو طلب کیا ہے نیب لاہور نے، اور فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کے نام 117 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، جبکہ 4 فارن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آئے ہیں. اور اس میں جی کہا گیا ہے کہ جی تحقیقات کے دوران ملزمان کے خلاف بزدار دور حکومت میں مجموعی طور پر 4.5 ارب روپے کی مبینہ ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا ہے. دونوں ملزمان کے نام مجموعی طور پر 1.5 ارب مالیت کی جائیدادیں بھی پائی گئی ہیں. جبکہ سال 2021 میں ملزمہ فرح گوگی نے ایف بی آر کو کل 97 کروڑ روپے کے اثاثے ظاہر کیے تھے. ایف بی آر میں تحقیقات میں نیب تفتیشی ٹیم کی جانب سے فرح گوگی اور شوہر کی ملکیت 10 کمپنیوں کا بھی پتہ لگایا گیا ہے جو مبینہ طور پر مالی لین دین کے لیے استعمال ہوتی رہیں. ذرائع کے مطابق نیب تفتیشی ٹیم نے فرح گوگی کے لیے کام کرنے والے کیش بوائے کا بھی سراغ لگا لیا ہے. کیش بوائے نے مجموعی طور پر 860 ملین کے کیش ٹرانزیکشن کا اعتراف کر لیا ہے، جس کے شواہد بھی نیب نے حاصل کیے ہیں. ریکارڈ کے مطابق فرح گوگی نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 50 کروڑ روپے بھی وائٹ کروائے تھے. ایمنسٹی اسکیم میں 32 کروڑ مالیت کی زرعی پیداوار کا حصول ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کی ملکیت کوئی زرعی اراضی تھی ہی نہیں. فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کے اثاثہ جات میں 3 سال کے دوران مبینہ طور پر 420% اثاثے ریکارڈ ہوئے ہیں.
मुलजमान ने 2018 से 2021 के दौरान 1 अरब रुपए से ज़ायद की जायदादें भी बनाई हैं। फरह गोगी और शौहर के नाम दुबई में एक लग्जरी फ्लैट का भी इंकशाफ हुआ है, जिसे मुलजमान की जानिब से FBR में ज़ाहिर नहीं किया गया। रिपोर्ट में फरह गोगी और शौहर डिफेंस लाहौर में 8 जायदादों के मालिक निकले हैं, जिसमें कमर्शियल प्लाजा भी शामिल है। बहरिया टाउन लाहौर में करोड़ों रुपए मालियत का 4 कनाल का प्लाट, जबकि सेक्टर F7 इस्लामाबाद में 2 कनाल का बंगला भी मुलजमान के नाम होने का इंकशाफ हुआ है। नेब तहकीकात के मुताबिक मुलजमान की मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून, ये मलिक रियाज की तरफ इशारा है, टाइकून के बेटे के साथ बनी गाला इस्लामाबाद में 240 कनाल एराजी भी खरीदो फरोख्त जाहिर की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान ने मज़कूरा बनी गाला एराजी 530 मिलियन रुपए में हासिल की। नेब तहकीकात में हसन जमील गुज्जर और फरह गोगी के नाम 19 गाड़ियाँ भी पाई गई हैं। नेब लाहौर ने बुज़दार, ये पूरी डिटेल है, मज़ीद भी है कुछ चीज़ें इसमें, लेकिन 117 बैंक अकाउंट्स और 4 फ़ॉरेन बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ हुआ है। मैं ये जब नेब की ये तफसील पढ़ रहा था तो मुझे नेब का इमरान खान के दौर भी याद आ रहा था कि नेब क्रेडिबल इदारा वैसे मेरी नज़र में नहीं है। नेब को आज भी मैं क्रेडिबल इदारा नहीं समझ रहा, चाहे PDM की हुकूमत में नेब काम कर रहा है। इमरान खान के दौर में जो उन्होंने गुल खिलाए थे, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जिस तरह की जायदादें लेकर आया था नेब, उसको भी मैं देख रहा था। ये जब पढ़ रहा था, ये तो होंगी यकीनी तौर पर, हकीकत होंगी इसमें, क्योंकि इनके अपने बंदे कह चुके हैं। अलीम खान लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो तो PTI में थे, PTI के वज़ीर थे, वो कह चुके हैं कि भाई ये राइट हैंड थी और कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कमिश्नर, कोई SP, कोई DPO, कोई अफसर बग़ैर पैसों के नहीं लगता था। और फरह गोगी ब्रीफ केस लेकर जाती थी बुशरा बीबी के पास और बनी गाला। तो जब अपने नेब को आप छोड़ दें, नेब की क्रेडिबिलिटी पे उंगलियां उठ सकती हैं, लेकिन जब अपने साथी कहें, जब अपना वो जो क्या नाम था जो जिसने शादी कराई थी इमरान खान की, PTI का लाहौर वाला, जो अभी आजकल इनके साथ होता है, जहांगीर तरीन के साथ होता है, ओन चौधरी ने इंटरव्यूज़ में गवाहियाँ दी हैं, अलीम खान ने दी हैं, बहुत सारे और लोग हैं PTI के जो अपने इनके साथी कह रहे हैं। तो उस पे मैं कम से कम रिलाय कर रहा हूँ। वो इसलिए मैं सच समझ रहा हूँ ये नेब की इस रिपोर्ट को, कि इनके अपने साथी भी यही बातें कर चुके हैं कि इन्होंने करप्शन रज के की है और अन्नी मचाई हुई थी। इसीलिए नेब ने शायद ये अभी कम असासे ज़ाहिर किए हों या इन्वेस्टिगेट पूरा न किया हो, इन्होंने माल इससे भी शायद ज़्यादा बनाया हो, जिस तरह की अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओन चौधरी के जो इंटरव्यूज़ मैंने सुने थे उसको मैं देख रहा हूं। तो ये बहुत कम मुझे लग रहा है कि नेब ने अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन शायद नहीं की, लेकिन इनको बहरहाल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है नेब ने, इसमें 8 जून को फरह गोगी को और उसके हस्बैंड को नेब ने तलब किया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।